नमस्कार। चौथे दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। सरकारी लोकपाल संसद में पेश कर दिया गया। जैसा कि चौथे दुनिया में हम लगातार ये कहते आए हैं कि सरकारी लोकपाल के दिखाने के दांत तो हैं, लेकिन खाने के दांत हैं ही नहीं। यह एक दंतहीन, विषहीन लोकपाल बनाने की पूरी कवायद नजर आ रही है। आज हमारे साथ विश्वबंधु गुप्ता जी हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार इस तरह के लोकपाल को लाने के लिए उसका मकसद क्या है। सरकार की नीयत कभी भी ऐसा लोकपाल लाने की नहीं थी जिससे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मिनिस्टर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह ट्रैप में आए। वो हमने एक बार पहले भी बोला था, क्योंकि ये सरकार जो है, चाहे बीजेपी भी उसमें इन्वॉल्व है, ये सब कॉरपोरेट सेक्टर के ब्लैक मनी से चलती है। उसमें बीजेपी का भी इसके अंदर एक रोल है, इस सारे को मूवमेंट को हराने के अंदर। हुआ दरअसल क्या कि जो शुरू में 2-4 बड़ी भारी गलतियां हुई, जब ये पहला जंतर मंतर के ऊपर अन्ना हजारे बैठे थे, तो वहां पर एक कंडीशन ये रखी गई थी कि ये जितनी भी बात होंगी मिनिस्टर्स के ग्रुप के, चार मिनिस्टर्स के साथ, वो वीडियो होंगी, टेलीवाइज होंगी। और हम तभी भी बोल रहे थे, अगर आपको याद हो मनीष साहब, कि ये जो 4 नेगोशिएटर हैं, 5 जो भी थे, आपके शांति भूषण, शशि भूषण, आपके अन्ना हजारे और वो अरविंद केजरीवाल, और जिसका सरकार ने भरपूर फायदा उठाया। और इनको क्या कहते हैं, उसको इनको वो झूठ हरे बाग दिखाते इन बच्चों सब्ज को बाग दिखा सब्ज बाग दिखा के वो परसों जाके उन्होंने फिर छोड़ दिया। आप ये देखिए, सरकार ने इनके साथ कितना अपने गेम को कैसे खेला। 3 दिन पहले आ रहा था, वो सीडी एम्प्लॉइज भी अंदर आ गए हैं, सब कुछ हो गया है, सिर्फ एक सीबीआई पे थोड़ी बात रुकी है, प्राइम मिनिस्टर भी आ गया है। फिर बीच में वो सुगुफा भी छोड़ा गया, सीबीआई डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, हाँ वो भी छोड़ा गया। हाँ। ये सारा जो काम हो रहा था, उसके अंदर बेसिकली कांग्रेस की लीडरशिप ने एक फैसला लिया कि अन्ना हजारे का मूवमेंट हमको खत्म करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अन्ना हजारे दोबारा खड़ा होकर किसी दूसरे एक्शन के डिमांड करें मुद्दे के ऊपर जो है, और या कोई दूसरे आदमी इंस्पायर होकर अन्ना हजारे जैसी मूवमेंट ना शुरू करें। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो मेन कंटेंशन है अन्ना हजारे टीम के साथ और सरकार के साथ, सरकार सीबीआई को अपने पास रखना चाहती है। क्यों रखना चाहती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत सारे सेंसिटिव केसेस अभी भी सीबीआई के पास हैं। सीबीआई हिंदुस्तान की एक अकेली एजेंसी है जो किसी मामले को तह तक इन्वेस्टिगेट कर सकती है, जिसका पॉलिटिकल इस्तेमाल भी होता है। और सीबीआई वाले जो हैं, सरकार किसी भी हालत में, अगर ये सीबीआई चली जाए लोकपाल के पास, जो आज अन्ना हजारे ने सवेरे कहा कि ये लोकपाल अगर सीबीआई के पास हो जाती तो चिदम्बरम बंद हो जाते, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। चिदम्बरम नहीं, हमने जो पहले बताया था, फिर आगे बहुत सारे पॉलिटिशियन बंद हो जाएंगे। उस स्थिति के अंदर कभी मुझे ये बात समझ में नहीं आई, जो बात हमने आपके प्रोग्राम में कही थी कि तुम बेवकूफ आदमी सोचते हो लोकपाल आ जाएगा। इनको ये समझ में नहीं आया कि जो चीज हम डिमांड कर रहे हैं हमको कैसे मिल जाएगी। आप मुझे एक बात बताइए, ये सरकार कैसे दे दे जब इतने सारे स्कैम्स हो चुके हैं। एक आधे मिनिस्टर की बात नहीं है, कई स्कैम्स तो ऊपर तक जा रहे हैं। तो समस्या ये इन्होंने जो नहीं एंटीसिपेट की, और इस समय अब एक चक्कर और पड़ गया है, कांग्रेस ने बीजेपी को भी घच्चा देने की प्लान बना ली। आप वो कैसे? वो ऐसे है, देखिए, वो जो आपका जो मल्टी ब्रांडिंग का जो बिल था, वो बीजेपी का प्रोटेस्ट इसलिए चल गया क्योंकि ममता बनर्जी उसके खिलाफ थी। 50 वो ममता बनर्जी नहीं मानी। इस पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। वो कहेंगे कि यही लोकपाल चल सकता है हिंदुस्तान में, और किसी तरह दूसरा लोकपाल नहीं चल सकता। आप चले जाइए, आप भाषण करिए हमारे खिलाफ लोकपाल के ऊपर, ये भी कर लें। लेकिन बीजेपी को इसलिए फंसा दिया इन्होंने
कि जब बीजेपी को अब ये समझ में आ गया कि सरकार ने एक पूरा माइंड मेकअप कर लिया, अब वो हमको कोई कंसेशन देने वाली नहीं है। राइट। और दूसरा एक और प्रॉब्लम बीजेपी के साथ सबसे बड़ा ये आ रहा है कि यूपी इलेक्शन में मुझे नहीं लगता यूपी की इनकी बीजेपी की कोई पॉलिटिकल पोजीशन अच्छी है, क्योंकि ना इनके पास एक भी ऐसा लीडर नहीं है यूपी के अंदर जो चीफ मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट किया जा सके। और एक बात और मैं बता दूं, अब इनका जो डेवलपमेंटल एजेंडा है यूपी बीजेपी का हमेशा कमज़ोर रहता है। अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आज बीएसपी एसपी और कांग्रेस के बाद बीजेपी आती है, क्योंकि बीजेपी का क्या 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 एजेंडा उठाया है बीजेपी ने, कोई लीडर ही नहीं है। और मैं नहीं समझता कि बहुत सारे लीडर भी तो हैं, राजनाथ सिंह हैं, कलराज मिश्रा हैं, वो सेंटर उमा में भारती हैं। जैसे सेंटर में 8 प्राइम मिनिस्टर है, वहां भी 8 हैं वो, और 8 में से एक भी लायक नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सा लीडर है जिसका स्टेट में स्टेचर है? आप राजनाथ सिंह बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा, और तो सब नीचे हैं उसके। राजनाथ सिंह का भी कितना स्टेचर है? आप इस चीज से देख लिए कि बीजेपी कितनी बड़ी फोर्स है यूपी के अंदर। अगर ये बहुत बड़ी फोर्स होती तो 2007 के चुनाव में सीटें नहीं ले आती। आज भी इनका कौन सा वेव चल रहा है इनका? हाँ, 40, 45, 50 सीटें लाने के काबिल हैं। उसमें इनके पास एक ही ऑप्शन बनता है, बीएसपी के पास जाके गवर्नमेंट बनाए। परमात्मा जाने कितनी आएंगी, लेकिन उस हिसाब से मेरे को जो लगता है समाजवादी, कांग्रेस और अजीत सिंह का शायद नंबर तीनों का मिला के ज़्यादा बड़ा है। तो बीजेपी जो सबसे बड़ा अपने आप को मेन ऑपोजिशन पार्टी मान रही थी, यूपी के चुनाव के बाद कोई ऐसा चमत्कार तो कर नहीं पाएगी जिससे उनको लगे कि हम एक इमर्जिंग रूलिंग पार्टी हैं अगली गवर्नमेंट की। तो बीजेपी को बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सेटबैक लगा हुआ है। ये मैं ये बात कर रहा था कि ये जो लोकपाल है, अब इस लोकपाल में प्रधानमंत्री को ले लिया गया, पहले मना किया जा रहा था। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज इन्होंने ये बोला है कि 66% जो लोकपाल का 9 मेंबर का बिल है वो उसको इजाजत देंगे कि केस बनता भी है कि नहीं बनता। वो ये कह रहे हैं कि 9 में से 7 मेंबर्स को लोकपाल की ये लिख के देना पड़ेगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रधानमंत्री के मामले में जी। और तब किसी केस में होगा, तब किसी केस में होगा। ये भी इन्होंने क्या किया है कि इसके अंदर इनको कहना था अगर मेजॉरिटी 9 की एक्सेप्ट करती है तो मेजॉरिटी हो जाती 5 की, जिसकी संभावना भी थी। एक तो इन्होंने 7 करके ये बिल्कुल इंश्योर कर लिया कि इनके पास हमेशा 3 आदमी ऐसे होंगे उसके अंदर जो कभी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई बात नहीं होने देंगे। जो भी सरकार होगी उसके 3 व्यक्ति जो है, उससे ज्यादा व्यक्ति जो है 9 में से 3 चाहिए आपको। और ये जो जितने अपॉइंट करेंगे जो भी कुछ है वो इसमें ऐसा नहीं है कि इनके 3-4 आदमी हमेशा रहेंगे। अच्छा, तो इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है इन्होंने उसको एक स्कटल कर दिया है। दूसरा उन्होंने एक और काम किया है, इन्वेस्टिगेशन वो कहते हैं सीबीआई करेगी। प्राइम मिनिस्टर की इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई करेगी, अलग बॉडी की तरह, नॉट अंडर लोकपाल। तो क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। किसी होम मिनिस्टर के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन है तो सीबीआई किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगी? देखिए, जब तक सीबीआई की सैलरी, पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, सारी उनको सुविधाएं, मकान, डेपुटेशन आगे जितना है वो तो सारा डीओपी डिपार्टमेंट, वो तो मनमोहन सिंह के पास है। और आज की तारीख के अंदर ब्यूरोक्रेट पहले तो देखता है कि मेरे को सिक्योरिटी है कि नहीं, सिक्योरिटी ना अभी भी नहीं है। अब उनको ये भी पता है सरकार को हम नाराज करेंगे तो मेरे को हटा देगी, या मेरे को बड़ा मकान नहीं मिलेगा, या अच्छी जगह नहीं मिलेगी, इन्होंने कुछ अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। इसके बाद क्या होगा? आज इन्होंने सरकार उसको पूरा पकड़ लिया। आप ये देखिए, आज बीजेपी को ये, अगर बीजेपी सिंसियर थी सीबीआई की ऑटोनॉमी के बारे में, तो बीजेपी को ये मुल्क चलने नहीं देना चाहिए। इस मुल्क का पूरा 1 साल बर्बाद हुआ इस चीज के ऊपर। माफ करना, सारा घूम के वी आर बैक टू द स्क्वायर वन। जो हम लोग जितना जंतर मंतर से पहले जो थे सारा सब घुस गया। मुझे ये बताइए, जो आज बिल कल आ रहा है, वो तो ये पहले ही दिन लाने को तैयार थे। सीबीआई आपके पास से बाहर है, सीएनडी वो बाहर है। वो बाहर किस लिए की गई? एबी बर्धन ने इनको बोला कि साहब वो हमारे ट्रेड यूनियन वाले, वो तो करप्शन करेंगे। आपको पता है ये सीडी क्यों गई बाहर? वर्धन साहब हो गए। वर्धन साहब ने कहा नहीं वो हमारे यूनियन के हैं सारे ये लोग, वो जितनी आपको पता है सीएनडी एम्प्लॉइज की सारी ट्रेड यूनियन है। उन्होंने कहा हमारी वोट लेनी है तो तुम सीएनडी को बाहर रखो। मनमोहन सिंह जी को तो लोकपाल में इंटरेस्ट है ही नहीं, उन्होंने कहा वो भी रख ले, हटा देते हैं बाहर। उनका इंटरेस्ट एफडीआई में है। लालू यादव, रामविलास पासवान,
इनको तो एक ही चीज आती है, रिजर्वेशन। इन्होंने कहा अपने को 50% कर दो। अच्छा, ये तो बिल्कुल सीरियस है नहीं लोकपाल के बारे में। उन्होंने कहा आपके भी 50 आएंगे। तो लोकपाल की जगह ये कॉमेडी फिल्म भारत सरकार ने तैयार की है, और जितने लोगों के भ्रष्टाचार के वुंड्स हैं उस पे ये साला नमक छिड़का गया है। और ऊपर से सोनिया गांधी जी का बार बार बयान आ रहा है ये पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन है, कांग्रेसियों को बिल्कुल कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, वो जाके लड़ें। अरे लड़ेंगे किस चीज से? आपने तो मतलब ये पूरा एक तरह से ढकोसला, लोगों की आंखों पे पट्टी बांध के लोगों का फुद्दू बनाया। लेकिन मुझे ये बताइए कि लोग, इस देश की जनता क्या इतनी भी बेवकूफ़ है कि उनके आंख के सामने इस तरीके से भ्रष्टाचार को की पूरी मुहिम को ख़त्म कर देने से क्या लोगों को लगेगा कि भाई, लोगों को ये नहीं लगेगा कि सरकार जो है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए लोकपाल बना रही है? देखिए मनीष जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल मानता हूं कि ये बिल्कुल लोगों को क्लियर है कि सीबीआई को ना लाने का मतलब ये है कि सरकार ने कह दिया कि हम भ्रष्टाचार से नहीं लड़ेंगे। मुश्किल एक और आ रही है जो मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल फोर्स जो बहुत बड़ी है वो है बीजेपी। इस मामले को टेकअप करने के लिए साथ में आप चाहे बाबा रामदेव को भी जोड़ लीजिए, अन्ना हजारे को भी जोड़ लीजिए। आपको मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। मैंने और एक अल्फोंस साहब थे डीडीए के कमिश्नर, हमने 2000 ये आपके 1995-96 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला कि सीबीआई को पूरी ऑटोनॉमी दी जाए। वो पहला पिटीशन था, और उस समय वो जस्टिस हैं अहमद, क्या नाम है उनका, जस्टिस अहमदी, हाँ अहमदी, वो चीफ जस्टिस थे। तो मैं और अपीयर हुए, तो जस्टिस अहमदी ने मुझसे कहा कि विश्व बंधु गुप्ता तुम वही हो जो जिसने वीएचपी का इंक्वायरी किया था? मैंने कहा ये सर। बोले यार ये सीबीआई का जो मामला है हम कर देंगे, लेकिन तुम जरा सब्र रखो, क्योंकि हम नेशनल पुलिस कमीशन का भी मामला टेकअप कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, जहां पर इन्होंने इतनी भयंकर भूल की, इन्होंने ये आपके अन्ना हजारे ने और अरविंद केजरीवाल में, हाँ। एक आदमी, हम लड़ रहे थे सीबीआई की ऑटोनॉमी के लिए, और यूपी के जो एक्स डीजी थे वो भी खड़े हुए थे वहां पर। पुलिस कमीशन को ऑटोनॉमी देने का मतलब यह है कि आपकी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी ऑटोनॉमी आती। आप में जो अच्छा राइट, आप समझ गए मेरी बात को? मतलब ये सिर्फ ये नहीं देखना है कि सरकारी नौकरों का इन्वेस्टिगेशन हो, वो जो बाकी 3000 क्राइम हो रहे हैं रोज, उनमें भी पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। आपको मैं बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख के दे दिया, नेशनल पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशंस के हिसाब से सारी हिंदुस्तान की जो पुलिस है उसकी पूरी की पूरी आप उसको एग्जीक्यूटिव से डीलिंक कर दीजिए। ये आया, हमारे केस में भी यही आया। और मैं आपको बात बताता हूं, दोनों सुप्रीम कोर्ट की जो यूनानिमस रिकमेंडेशंस थी उसको बीजेपी की एनडीए सरकार ने, जब वो आई अटल बिहारी वाजपेयी की, उन्होंने उसको कूड़े में फेंक दिया। आज मुझे बीजेपी जवाब दे दे। हमारी जो सीबीआई की लड़ाई थी, उन्होंने कहा सीबीसी आप लाइए इंडिपेंडेंट। एनडीए ने जो बना सीबीसी बनाया, वो आपने जैसा बनाया आपने देखा। मुझको आप एक बात बताइए, मैं एक बात बोलता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के सन इन लॉ ने और कई लीडर्स ने दुनिया भर की करप्शन की एनडीए के रूल के अंदर, और उन्होंने, वो बीजेपी भी नहीं चाहती थी कि सीबीआई इंडिपेंडेंट हो। जब सुप्रीम कोर्ट का आपके हाथ में वर्डिक्ट आ गया, आप कुछ भी कर सकते थे। सीबीआई को स्कटल किया गया जिस तरह की सीवीसी बनाकर। नेशनल पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट की आज भी पड़ी हुई है और तभी भी पड़ी हुई थी। और अन्ना हजारे ने हमारे जैसे लोगों को साथ ना लेकर यह गलती की। हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको मैंडेट दिया आप उसको इंप्लीमेंट करिए, कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी जो है आप वो तो हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड कर चुकी है। क्योंकि उन्होंने, पुलिस वालों ने कहा है जी हम क्या इन्वेस्टिगेट करें, वो होम मिनिस्टर का फोन आ जाता है। नेशनल पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशंस अभी भी पड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है, अन्ना हजारे और इसने क्या कि अरविंद केजरीवाल, इन्होंने नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। इन्होंने सीबीआई की जजमेंट की भी नहीं पढ़ी। ये अपना पता नहीं कौन सा वो बना बनू के एक इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना लिया, पता नहीं सारा बैगेज उसमें भर लिया। पहली बात तो आप उन चीजों पे चलते जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्टिव दे दिया था, दैट वाज बाइंडिंग। आपको और कुछ नहीं कहना था, आपको कहना था सीबीआई आप टोटली इंडिपेंडेंट करिए और पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को इंडिपेंडेंट करिए अपने उससे। और उसमें आपका जो मॉरल तर्क होता, आप बोलिए इतने साल हो गए आपने क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट से एक और दिलवाते।
और आप कहते हैं वो फैसला हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हिंदुस्तान के अंदर और वो पार्लियामेंट से भी बड़ी है। ये स्ट्रेटेजी पे लेके जाते, आपकी पुलिस इंडिपेंडेंट हो जाती, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए सीबीआई आया था, और आप बाकी ढूंढ क्या रहे हैं? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल में तो पहले ही कुछ नहीं होना, आप क्या दे दोगे? और सीएनडी वैसे ही है सीबीआई के अंदर, और आप क्या चाह रहे थे? मेंबर्स की चाहते, मेंबर्स की, आप मेंबर्स का कंडक्ट आप सुप्रीम पार्लियामेंट के अंदर आप वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो दैट इज द जुरिसडिक्शन ऑफ स्पीकर। अब ये जो दो मुद्दे पहले ही सेटल हो चुके थे, इन दोनों मुद्दों को अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जैसे इलिटरेट, किरण बेदी जैसे इलिटरेट और अन्ना हजारे जैसे इलिटरेट, जब दो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंचेस का आ चुका है कि नेशनल पुलिस कमीशन हैज टू बी इंप्लीमेंटेड किसी पर, और दूसरा सीबीआई का आ चुका, मैं आपको एक जवाब मानता हूं, आप आज लोकपाल पूरा कर भी दीजिए, ये जो बाकी जो क्राइम होते हैं यहाँ पे, जितने पॉलिटिशियन बचाते फिरते हैं जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं है, उसका मैं क्या करूंगा? वो भी तो क्राइम हो रहा है। आप सरकार पे दोष लगे कि स्कैम है, स्कैम तो बाहर भी हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है, मर्डर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको कब इंडिपेंडेंट पुलिस उसको वेरीफाई करेगी? पुलिस कहते हैं हम कर नहीं सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में वर्डिक्ट दे रखा है। आज भी वो दोनों वर्डिक्ट, मनीष जी, इतनी दुख और शर्म की बात है हमारे लोगों के लिए, और ये इसका जिम्मेदार अन्ना हजारे और पूरी टीम है। हमारे जैसे लोगों को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़के इसको लाए, प्रकाश चंद्र जी को लेना चाहिए था, जिस बेचारे ने इतनी मेहनत करके नेशनल पुलिस कमीशन को इंडिपेंडेंट करा दिया। इन मूर्खों ने, मैं इनको मूर्ख बोल रहा हूं, और मैं आपको बताऊं, मैं इनके खिलाफ यही एक बोलूंगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जब वो जजमेंट आ चुका था, नेशनल पुलिस कमीशन को, पुलिस को पूरी ऑटोनॉमी दी जा रही थी, आपने उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, जिसपे ऑलरेडी सरकार कुछ नहीं कर सकती? आप कहते साहब ये सुप्रीम कोर्ट को करो, आप फिर सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते। ये वो नहीं रहता है कि हम कर रहे हैं। जब एक सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। खेल किया बीजेपी ने, मैंने आपको जो बताया, सीबीसी को सत्यानाश किया, सीबीआई का सत्यानाश किया, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए सत्यानाश किया। और आज इसीलिए जो बीजेपी का आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं देख रहे हैं अन्ना के लोकपाल के लिए, उसका कारण यही है। बीजेपी में भी 4-5 बहुत भारी करप्ट लीडर्स हैं, सारे 4-5 हैं। कांग्रेस में वहां 4-5 हैं तो वहां 25-30 हैं। वो जो 4-5 अभी भी उनकी चल रही है बीजेपी के अंदर। आज ये क्या बात करने गए थे प्रणब मुखर्जी से? क्या बात करते? अरे बात ये जो एक चीज सेटल हो चुकी है, क्या बात कर रहे थे आज बैठ के? प्रणब से इनकी चल रही है। और देखिए आज एक और इनका बेवकूफ बनाया इन्होंने हमारे मुल्क का। प्रणब मुखर्जी को एक अवार्ड दिया जा रहा है, ही इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट मिनिस्टर। कहां से अवार्ड मिल रहा है? हाँ, आज मिल रहा है। अरे जिस आदमी ने रुपया गिरा दिया 54 रुपए का, जिस आदमी ने सारा माल लुटा दिया, सारा स्विट्जरलैंड के बैंक के ऊपर अपना क्लेम छोड़ दिया, जिस आदमी के साथ 10 घपले हैं, जो आदमी पता नहीं कौन से इंडस्ट्रियल हाउस के साथ जुड़ा हुआ है, जिस आदमी का कोई भी कैरेक्टर ऐसा है, उसकी बीवी ने, मनीष जी, एक वीडियो एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम आई थी 98 में, जो चिदम्बरम लाया। एक वीडीएस की स्कीम आई थी जब ये फाइनेंस मिनिस्टर था, इसको सैक कर दिया। आपको एक बात बताऊं, जिस आज वो मनमोहन सिंह ने बोला है कि प्रणब मुखर्जी और सोनिया गांधी के सहयोग के कारण हम यूपीएस चला चुके हैं। प्रणब मुखर्जी की बीवी ने, जब ये मिनिस्टर नहीं थे, करोड़ों रुपया डिक्लेयर किया वीडीएस में 1985-86 की। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। उनकी बीवी जो है एक हाउसवाइफ है। कहां से आए वो करोड़ रुपए? उस समय किसी ने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि उन्होंने समझा इसका कैरियर खत्म हो चुका है। उस व्यक्ति को अब ये, क्योंकि बाकी तो सब बुले हुए फ्यूज बल जाए, वो थोड़ा बहुत प्रणब जलता रहता है, अब ये उसको बेच रहे हैं कि किस तरह प्रणब मुखर्जी को दे दिया कि हमने। और प्रणब मुखर्जी को वैसे एक तरह से मिलना भी चाहिए अवार्ड। उन्होंने पूरा हिंदुस्तान का स्विस बैंक के ऊपर जैसे पब्लिक का बेवकूफ बना दिया। टोटल साला देना नहीं आया, ना टैक्स लिया, ना कुछ लिया। इनको तो एक चार्ल्टन में बोल रहा हूं, इसका अवार्ड मिलना चाहिए। इनकी तो एक्सपोर्ट कर दो, बहुत सारी कंट्री में डिमांड होगी। सारी पार्लियामेंट को बेवकूफ बना दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बेवकूफ बना दिया। आज भी वित्त मंत्रालय के साथ हमसे डिबेट करा ले। सब कंट्रीज जिनका पैसा था, सबको 33% टैक्स मिल चुका है। आपको मैं बताऊं, इन्होंने अपना टैक्स ही नहीं मांगा, इंडियन गवर्नमेंट ने। अमेरिका ने मांगा, उस ब्रिटेन को मिल गया, फ्रांस को मिल गया। उन्होंने कहा ये था तो नंबर 2 का पैसा, हमारा रेट बनता है 32%, तो पहले तो आप 32 दे दो। उन्होंने कहा हम 32 सबको दे देंगे। वो कहते हैं इसके नाम मत पूछो, नाम तो हम दे दें, लेकिन तुम इनको प्रोसिक्यूट मत करो, क्रिमिनल प्रोसिक्यूट। ये इस पर सारा मामला अड़का हुआ है।
आप अपने 32% तो ले लेते हैं जो सबने लिए हैं, उसी से बहुत सारा कल्याण हो गया। उसी से आप अगर हमारा 1.4 ट्रिलियन 70 लाख था है 70 लाख करोड़, तो उसका कम से कम 23-24 लाख करोड़ आ जाता, 33% ही आ जाता जो अमेरिका को मिल चुका सबको। प्रणब मुखर्जी जी ने माना नहीं। 7 अक्टूबर 2011 को प्रतिभा पाटिल जी और हमारे देश के युवा नेता राजीव शुक्ला जी ये पहुंचे ज्यूरिख, फोटो है हमारे पास, वहां पर टीटी पे साइन किए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कि 1 जनवरी 2011 से पहले स्विस अकाउंट्स में जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं हमको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। मैं इन्फॉर्मेशन नहीं मांगूंगा। नहीं, देखिए कितने समझदार राजीव शुक्ला जी, भारत के भावी प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, उनको भेजा गया। प्रतिभा पाटिल जी ने दस्तखत किए, 7 अक्टूबर 2010 में साइन हुआ और 6 अक्टूबर 2010 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइन किया एक दिन पहले, और उसमें उनको 34% उन्होंने कहा सबको टैक्स मिलेगा, उन्होंने ये भी नहीं मांगा। और मुझे हैरान होती है बीजेपी वालों पे, और मुझे हैरानी होती है इस देश के अंदर कि ये जब सब कुछ हो चुका है, ये सारा का सारा जब सब जगह है, तो आज तक बीजेपी या ऑपोजिशन पार्टीज ने ये डिबेट क्यों नहीं उठाई कि हमारा वो 33% कहाँ है जो ब्रिटेन ले गया है। बीजेपी क्यों नहीं उठा रही इस मामले को? श्री अडवाणी जी ने तो लिख के भी दे दिया। मैं माफी चाहता हूं कि आप, पता नहीं, मैं आपके गलती से कहीं किसी ने कह दिया कि आपका फैमिली का नाम हो सकता है। गडकरी ने कहा था। क्या कहा? भाई सोनिया गांधी और उनके परिवार का नाम काले धन में है, असम में कहा था। सवाल ये है, गडकरी, इन दोनों नेताओं में वाजपेयी और अडवाणी और ये गडकरी ईमानदार पॉलिटिशियन है। उसने तो ये भी बोला है, उसको अहमद पटेल को पकड़ लो कैश फॉर वोट स्कैम में। हाँ। उसने कहा हमारी गवर्नमेंट आएगी हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ। वो आदमी है लीडरशिप मटेरियल, उसकी चलती नहीं है बात, भाषण नहीं कर सकता। अडवाणी ने एक चीज का बड़ा अच्छा किया बीजेपी पे, अगर वो खड़ा नहीं होता प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर 2009 में, तो हो सकता है बीजेपी पावर में आ जाती। और दूसरी एक चीज जो बीजेपी ने गलत किया, आज हम एनालाइज कर रहे थे, अगर वो मेनका गांधी के लड़के ने, क्या नाम है उसका, वरुण, अगर उसने वो जहरीली स्पीच नहीं दी होती जिसने मुसलमानों को एन वोट कर दिया, वो कांग्रेस के लिए एन ब्लॉक करने के लिए, उस लड़के ने जो स्पीच दी, उससे कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली हैं। और हम एक बता रहे हैं, 2009 में बीजेपी का चांस अडवाणी जी ने खो दिया, अब इन्होंने फिर अपने आप को अगला कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। हम ये लिख के दे देते हैं 2014 के अंदर बीजेपी पावर में नहीं आएगी। एक बैट्समैन जो हमेशा 0 पे आउट होता है, आप उसको बदलने को तैयार नहीं है। हम बोल रहे हैं, मेरे को तो ये रोएंगे, ये 10 साल हो गए इनको सत्ता से बाहर, 10 हो जाएंगे और फिर 5 साल के लिए जाएगी। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, किस जगह आपको बीजेपी की वेव दिखाई देती है? हरियाणा में चले जाओ, नहीं यहां दिल्ली में आओ तो एक विजय मल्होत्रा है, उससे पता नहीं वो क्या करता है क्या नहीं करता, उसकी बात मुझे समझ में नहीं आती। कहीं पे आपके पास लीडर नहीं, हरियाणा में नहीं, पंजाब में नहीं, कहां है आपके पास लीडर? एक वो उत्तरांचल में था, वो पैसे पूसे बना रहा था, उसको हटा दिया। कौन वोट देगा आपको? और सारे 8 प्राइम मिनिस्टर इस समय बीजेपी के नेशनल हेडक्वार्टर में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर की ओथ लेने के लिए। तो अब आगे क्या होगा? आगे भैया ऐसा है, सब ने पप्पू के ऊपर पूरी उम्मीद लगा रखी है कांग्रेस ने। पप्पू बचाए बस उनका, श्री राहुल गांधी जी भारत के वही प्रधानमंत्री आगे होने वाले, बाकी तो कांग्रेस में सब सेकेंडरी है परिवार के अलावा। अब ये हुआ है कि पप्पू के पीछे, एक तो पप्पू का मोराल डाउन नहीं होना चाहिए, पप्पू का मोराल डाउन ना हो, इन्होंने आज अन्ना हजारे का पूरा बैंड बजा दिया, चैलेंज किया। ये चैलेंज 2 तरह से जा सकता है। अगर ये बैकफायर कर गया, सोनिया गांधी जी ने जो आज पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन बोला है, इनको असेंबली में आई थी पिछली बार 25 सीटें और 22 पार्लियामेंट की आई थी। 25 जो असेंबली की सीटें आई थी, मैंने वहां चेक कराया यूपी में, सब बोलते हैं माहौल वही 25 वाला है। वो बीच में जो 22 का आया था वो 2009 का था। अगर राहुल गांधी जी को 25 या 30 या 35 सीटें आती हैं 400 के हाउस में, तो भैया राहुल गांधी का माल नहीं बिक पाएगा प्रधानमंत्री बनने का। कांग्रेस ने सारा कुछ दांव लगा दिया कि किसी तरह ये राहुल गांधी जी किसी तरह 60 या 55 के रिस्पेक्टेबल आंकड़े पर पहुंच जाए। वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे आज की स्थिति में ये बताना बड़ा मुश्किल है। अन्ना हजारे का जो अब जहर चलेगा इनके खिलाफ, वो
कितना नुकसान करता है। और राहुल गांधी जी के कुछ हैं ऐसे मामले भी जो आपको पता है पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आए हैं, जब वो एक बार अमेरिका गए थे। अगर वो मामले अगर उठ जाते हैं तो हो सकता है ये राहुल जी 25 सीट लेकर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विश्वेंदु गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सरकारी लोकपाल बिल जो तैयार किया गया है वो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अन्ना हजारे को उनकी पोजीशन दिखाने के लिए किया गया, एक। और दूसरी बात, जो सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी अन्ना हजारे के खिलाफ जो जंग का ऐलान कर रही है, वो बेसिकली उसके पीछे जो तर्क है वो ये है कि राहुल गांधी का जो मोराल है वो कम ना पड़े। आगे उत्तर प्रदेश चुनाव है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए ये पहली और आखिरी सबसे बड़ी चुनौती है। अन्ना हजारे, रामदेव का असर, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन इस देश में हो रहे हैं उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना होगा, ये आगे आने वाले समय में हम विश्वेंदु गुप्ता जी के साथ डिस्कस करते रहेंगे। नमस्कार।